हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और हम आपको दे रहे हैं यूपीटीटी और सीटीईटी के लिए पर्यावरण अध्ययन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस के आंसर इस प्रकार से दिए जा रहे हैं कि दिए गए क्वेश्चन के साथ साथ उसके आसपास के सभी क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे भी लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस सीरीज के पहले के क्वेश्चनों को देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। और आज हम दे रहे हैं आपको पर्यावरण अध्ययन के कंडीशनल क्वेश्चन, उसके आंसर। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें यह है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? ए के बनर्जी, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी अमृता देवी बिश्नोई, या डी मेघा पाटकर। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है आपका सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन का जो नेतृत्व है वो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था, और ये एक पर्यावरणविद थे। तो देखिए, इसके संबंध में ये इन्फॉर्मेशन है कि जो चिपको आंदोलन था ये एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। इसमें किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध किया था। क्या किया था? विरोध किया था। और किससे विरोध किया था? किसान राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे। और इस आंदोलन की खासियत ये थी कि इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। यह आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले, जो कि पहले उत्तर प्रदेश में होता था, अब यह उत्तराखंड में है। और यह आंदोलन 1970 में चमोली में हुआ था। इसकी शुरुआत प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विटामिन पदार्थ ऐसे होते हैं जो ए हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं, बी हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, सी स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, या डी पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो देखिए, इसका आंसर है ए। ये जो विटामिन पदार्थ होते हैं ये हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। और देखिए, हीनता जन्य रोग कौन से होते हैं? ये ऐसे रोग हैं जो असंक्रामक होते हैं, यानी कि एक रोगी से दूसरे रोगी में नहीं फैलते। जैसे मधुमेह, सूखा रोग, घेंगा आदि रोग जो होते हैं ये सब हीनताजन्य रोग कहलाते हैं। ये रोग परिजीवी के कारण, पोषक तत्वों की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। ये रोग परिजीवी के कारण, पोषक तत्वों की कमी के कारण, है ना, पोषक तत्वों की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। और जो विटामिन पदार्थ हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम सत्व पदार्थ भी कहते हैं। सभी जीवों को अल्प मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये शरीर द्वारा स्वयं उत्पन्न नहीं किए जाते, ठीक है ना। ये जो विटामिन पदार्थ हैं ये स्वयं उत्पन्न शरीर द्वारा नहीं किए जाते, इन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। तो विटामिन पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हीनता जन्य रोगों से बचाव करते हैं और बॉडी को कम मात्रा के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है ए फसल की कटाई, बी हस्तचयन, सी थ्रेसिंग, या डी निष्पावन। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि दानों से भूसे को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए, इस वाली प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग निष्पावन। निष्पावन विधि से दानों से भूसे को अलग किया जाता है। और देखिए, इसके संबंध में जानकारी, किसी मिश्रण से भारी या हल्के अवयवों का वायु के झोंकों द्वारा अलग करने की जो विधि होती है ये निष्पावन विधि कहलाती है। आपने देखा होगा कि जो हवा चलती है और उसमें दानों को अलग किया जाता है, और इस विधि का उपयोग करके हल्के भूसे से भारी अन्य कणों को अलग किया जाता है।
और देखिए इसमें ये भी प्रश्न आ सकता है कि आप पकाने से पहले जो दालें होती हैं, दालों से आप धूल तथा भूसे के कणों को कैसे अलग करेंगे। तो ये जो विधि होती है, ये भी विधि हमारी निष्पावन विधि कहलाती है। और दोस्तों ये आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34। पर्यावरण के अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ए, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विचार विमर्श सीखने को बढ़ावा देने में। बी, उनकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। या फिर सी, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। डी, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कौशलता को सुधारने और परिमार्जन करने में। तो देखिए बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो अपने पर्यावरण के बारे में उसे सुनकर, देखकर और बहुत सारे अनुभवों द्वारा पता चलता है और उससे वह बहुत सी धारणाएं बना लेता है। तो टीचर को सबसे पहले उसके जो अब तक के अनुभव हैं उनको समझकर उसके साथ आगे का ज्ञान जोड़कर बढ़ाना चाहिए। तो हमारा जो आंसर होगा इसमें वो होगा ए, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विचार विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो बच्चे के अनुभव जो होते हैं वो इस प्रकार हम लोगों की मदद करते हैं, टीचर्स की मदद करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, यह देखा गया है कि पाचन की क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। क्योंकि मतलब क्या कारण है कि जो पेट में या आमाशय में जो पाचन की क्रिया होती है वो तेज होती है। ए, पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो वह निष्क्रिय हो जाते हैं। बी, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। सी, पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय हो जाते हैं। डी, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें से कौन सा कारण है जिससे आपको पता चलता है कि आमाशय के अंदर जो पचाने की जो प्रक्रिया है वो तेज होती है। तो देखिए हमारा जो आंसर है वो है बी, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। तो चलिए पाचन की क्रिया देखते हैं। तो देखिए पाचन की क्रिया होती क्या है। पाचन एक ऐसी क्रिया है जिससे भोजन को यांत्रिकी या रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में तोड़ा जाता है जिससे इसे रक्त में अवशोषित किया जा सके। इसकी अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। अलग अलग जो जीव होते हैं वो अलग अलग इसकी प्रक्रियाएं होती हैं। और देखिए आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है यानी कि HCl है ये बनता है। इसके साथ साथ पेप्सिन, गैस्ट्रिन और लाइपेज रसों की सांद्रता अधिक होती है जिसके कारण पाचन की प्रक्रिया आमाशय के अंदर तेज होती है। तो हमारा जो आंसर है वो है हमारा बी आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ये बढ़ाना है यानी कि पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए ए है, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों का आत्मसात करना। सी, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। या डी, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना और व्यवहारिक क्रियाएं करवाना। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर परिभाषाओं और शब्दावलियों से काम नहीं चलेगा। इस स्तर पर बच्चों के जीवन में पर्यावरण का जो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है वो उन्हें समझाना होगा जिससे वे अपने समाज और प्रकृति और प्राकृतिक वातावरण के बारे में उत्सुक रहें। जैसे आप मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा है और वो ऑक्सीजन का महत्व जानता है तभी तो पेड़ पौधे लगाएगा। तो यानी कि उसके बारे में ये जो उसकी सोच है ये विकसित करनी होगी। इसी प्रकार बच्चे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण और अपने खान पान के बारे में अगर जानेंगे तो भली भांति उनको खाने की जानकारी होगी। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि पर्यावरण अध्ययन
बढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, तो ये आपका उद्देश्य नहीं है कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, यानी आपको परिभाषाएं रटवाने से इसमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37, ये CTET 2011 में CTET 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला ए भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, बी घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, सी भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, या डी उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो ये है कि भैंस की पीठ पर जो बैठे हुए जो परजीवी है उसको खाने की कोशिश बगुला करता है। और देखिए इंपॉर्टेंट जानकारी, परजीवी का क्या मतलब होता है दूसरे जीवों पर आश्रित जीव परजीवी कहलाते हैं। परजीवी प्राणियों में जूं होता है, यानी कि जूं या जुआ जिसे कहते हैं, जूं होता है, जो कि मनुष्यों के साथ साथ बाल वाले जानवरों में भी होते हैं। अन्य परजीवी है आपका जैसे चिलुआ, है ना, चिलुआ ये भी एक परजीवी होता है जो कि पसीने की दुर्गंध के कारण कपड़ों में पैदा हो जाता है। और आपका होता है जैसे नेक्स्ट परजीवी है जैसे किलनी, है ना, किलनी होता है जो जानवरों के मुलायम अंगों में लिपट कर खून चूसते रहते हैं। तो यानी कि परजीवी क्या होते हैं, जो दूसरे जीवों पर आश्रित हों। तो हमारा जो ए ऑप्शन है इसमें कि बगुला क्या करता है, भैंस की पीठ पर बैठकर परजीवी खाता है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना ए निष्कर्ष पर पहुंचने कि बच्चों की कुशलता का विकास करता है, बी बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, सी बच्चों को रेल के किराए के बारे में जानकारी बताता है, या डी टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान कराता है। तो देखिए इसका आंसर होगा बी, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है यह, और साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास कराता है। ऐसा करने से बच्चों में वास्तविक ज्ञान से संबंध बनाने में हेल्प मिलती है और बच्चे टिकट को देखकर उसके बारे में सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है बी आंसर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39। ये दोस्तों ये कंडीशनल क्वेश्चन है जो कि CTET के एग्ज़ाम में, UPTET के एग्ज़ाम में हमेशा ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है। पर्यावरण क्यों पढ़ाया जाता है प्राथमिक स्तर पर, यह आपको बताना है। ए अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए, बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, बी विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, सी बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, या डी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन कराना। तो दोस्तों जो प्राथमिक स्तर पर इसका उद्देश्य है वो है आपका बी विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर छोटा सा बच्चा जो होता है वो बहुत सारी टेक्नोलॉजी या टेक्निकल चीज़ों को नहीं समझ पाता, उसके लिए इसका कोई मतलब नहीं है। उसे तो उसके छोटे से ज्ञान से मतलब होता है जो बच्चा अपने आसपास देखकर और अपने आसपास के बच्चों से बातचीत करके प्राप्त करता है। इसी ज्ञान को ही बाहरी दुनिया के ज्ञान से जोड़ा जाना प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का कार्य है। तो हमारा जो आंसर होगा वो इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। दत्त कार्य यानी कि दिए गए कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने और अपने विचारों का निर्माण करने
और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। बी, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। सी, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देना आवश्यक है। यहाँ पे देखिए डी और लास्ट, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। और देखिए ये जो कार्य होता है दत्त कार्य या दिया हुआ जो कार्य टीचर्स द्वारा, ये पेरेंट्स के द्वारा और उनके भाई बहनों के लिए नहीं होता है। तो दिया गया जो कार्य है वो ये चेक करने के लिए होता है कि बच्चे की योग्यता क्या है, किस प्रकार वो सीख रहा है, और इसलिए हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। और देखिए प्रतिदिन विविधता और अभ्यास तो विद्यालय में भी कराया जा सकता है, अतः सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। दत्त कार्य का जो कार्य है, दिए गए कार्य का जो कार्य है, वो बच्चों को सूचना खोजने और विचारों का निर्माण करने में उन्हें हेल्प करता है। तो दोस्तों ये हैं आपके क्वेश्चंस, और हम आपको लगातार क्वेश्चन देते रहेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसा लगा, कैसे क्वेश्चन लगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लगातार हमसे जुड़ जाइए।